चलेगा। आज के सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं, कंप्लीटली इस सेशन के अंदर पूरे ब्लॉक को हम पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था 30 नंबर, जिसके अंदर आपसे पूछा था कि जो काला जार होता है, लास्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको ताकि आपको याद रहे। चलेगा, 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इसमें मैंने बताया था कि जो काला जार होता है, काला जार को जनरली आप सबको पता है लीशमानियासिस कहते हैं, लीशमानिया कहते हैं। इंडिया के अंदर स्पेशली काला जार को क्या कहते हैं, लीशमानिया कहते हैं। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि लीशमानियासिस जो है जनरली इंडिया के अंदर किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर जाता है काला जार को लीशमानियासिस कहा जाता है या लीशमानिया कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जो काला जार है यानी लीशमानियासिस है वो किससे ट्रांसमिट होता है, यानी किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो वो सैंड फ्लाई से स्टार्ट होता है। सैंड फ्लाई से क्या होता है, ये ट्रांसमिट होता है। किससे, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई आप जानते होंगे, उसका जो सैंड फ्लाई है वो है आपकी फीमेल, सैंड फ्लाई का नाम है आपका फीमेल फ्लेबोटोमो अर्गेंटिप्स। ठीक है, क्या है, फीमेल फ्लेबोटोमो अर्गेंटिप्स आपका क्या है यहां पर, इस फीमेल सैंड फ्लाई का नाम है। ठीक है, जो कि काला जार यानी लेशमानियासिस को कोज करता है यानी ट्रांसमिट करता है। और एक टाइप का जो काला जार है यानी लेशमानियासिस जो है काला जार, और लियसमानियासिस जो है वो स्पेशली क्या है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। क्या है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए आपको याद रखना है। देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था, इस क्वेश्चन में आपसे कहा था कि जो काला जार है उसको या उसके पेशेंट को आपको रेफर करना है, यानी रेफर करने से पहले बिफोर रेफरिंग पेशेंट ऑफ काला जार सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट शुड बी गिवन एट डोज। कितनी डोज आप सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट पेशेंट को देते हो जब आप पेशेंट को रेफर करते हैं, क्या करते हैं, पेशेंट को रेफर करते हैं तो कितना डोज आप उसको देते हैं। यहां पर हमने इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया था आपको, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया था आपको, वो बताया था कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप उसको क्या देते हैं, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट देते हैं। और एक दिन के अंदर मैक्सिमम कितना देते हैं, एक दिन के अंदर मैक्सिमम सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट आप देते हैं अप्रोक्सीमेटली 850 mg पर डे के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं देना है, मैक्सिमम अमाउंट है आपकी सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट जो आप किसको देते हैं, कालाजार पेशेंट को देते हैं यानी लेशमानियासिस के पेशेंट को देते हैं जब आप उसको रेफर करते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आज के सेशन को स्टार्ट करता हूं। आज के सेशन के अंदर आज का अपना पहला क्वेश्चन है 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, और काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्योंकि बिल्कुल आपके जो मॉड्यूल्स हैं उनसे निकाले हुए क्वेश्चन थे, तो आपको याद होना चाहिए। तो फटाफट से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि स्टार्ट कर दे आज के सेशन को, और स्पीडली आज के सेशन को अपन कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व करें, जल्दी जल्दी सेशन को पूरा करें। चलेगा, 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिएगा, सबके लिए सब क्वेश्चन के लिए आपके लिए टाइमिंग मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। चलेगा, क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस। जो जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस है, आप सब जानते होंगे जापानीज एंसेफेलाइटिस के बारे में, प्रीवियसली सेशन के अंदर भी बार बार इसके रिगार्डेड अपन ने बात की थी, बार बार इसके रिगार्डेड क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। तो उम्मीद है आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा, नोटबुक उठा लीजिएगा, नोटबुक में नोट भी करते रहेगा। जो भी चीज आपको लगे कि हाँ हमारे लिए जरूरी है, हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि जो भी बताया जा रहा है, जो भी आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल आपके मॉड्यूल से ही बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के रिगार्डेड आपसे पूछा है कि जो जापानीज एंसेफेलाइटिस है उसका सबसे पहले एविडेंस कब मिला था, किस ईयर में मिला था, आपको ईयर पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है, ईयर पूछा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है 1950, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर है 1952, थर्ड ऑप्शन यहां पर है 1955 और फोर्थ ऑप्शन है 1960। चलेगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा ताकि इस क्वेश्चन को करते हुए अपन आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा क्या है कि जापानीज एंसेफेलाइटिस जो वायरस है उसका सबसे पहले एविडेंस कब मिला था, किस ईयर में एविडेंस मिला था। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1952 के अंदर जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस का एविडेंस मिला था। कब मिला था, 1952 के अंदर, 1952 के अंदर क्या हुआ था, इसका क्या मिला था, एविडेंस मिला था। किसका, फर्स्ट एविडेंस ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस, जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस का सबसे पहले जो एविडेंस मिला था वो 1952 में मिला था। याद रहे, भूलना नहीं है। क्या
याद रहे, भूलना नहीं है। एग्जाम में आपको एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिख सकता है, एज इट इज क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचता हूं। और जो भी क्वेश्चन आपको याद नहीं रहता है उनको आप नोट कर लीजिएगा, आप नोटबुक के साथ में रखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन हो आप उसको नोट कर सकते हैं। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32 नंबर। 32 नंबर 32 नंबर क्वेश्चन कहता है फर्स्ट केस वाज रिपोर्टेड ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस। जापानीज एंसेफेलाइटिस का पहला जो केस है कब रिपोर्ट हुआ था। एविडेंस तो आपको पता चल गया, एविडेंस कब मिला जापानीज एंसेफेलाइटिस के रिगार्डेड। सबसे पहला जो एविडेंस मिला था 1952 के अंदर। कब मिला था? 1952 के अंदर एविडेंस मिल गया था कि हां जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस होता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट केस कब रिपोर्ट किया गया, जापानीज एंसेफेलाइटिस का पहला केस कब आइडेंटिफाई किया गया, कब रिपोर्ट किया गया। चलेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट केस कब मिला था जापानीज एंसेफेलाइटिस का? पहला ऑप्शन यहां पर है 1950, सेकंड ऑप्शन यहां पर है 1952, थर्ड ऑप्शन यहां पर है 1955 और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर 1960। चलेगा, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, देन अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, जल्दी कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट केस ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके ब्लॉक के हैं। और जहां तक क्या 100% श्योर मैं बोल रहा हूं आपसे, आपका जो पेपर है मॉड्यूल से बाहर नहीं बनता है, मॉड्यूल से बाहर नहीं बनता है। आप सोच रहे हैं नहीं हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक्स आती हैं, पीआर यादव जो बुक्स आती हैं, टारगेट हाई हैं, उनको पढ़ ले, उनके पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हम सोच रहे हैं कि सर हम कोचिंग के नोट्स पढ़ लें, उनके पढ़ने से भी काम नहीं होगा, तो फिर किससे काम होगा सर मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ेंगे। और मॉड्यूल्स नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जीवन एजुकेशन के साथ बने रहिए। सारे मॉड्यूल्स को मोल्डेड करके आपको दिया जा रहा है, सारे मॉड्यूल्स को मोल्डेड करके आपको दिया जा रहा है। जहां से क्वेश्चन बन सकता है वहां से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, और वहां से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। और जो सेशन में बोल रहा हूं, जो सेशन में करवा रहा हूं, 100% इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप देख लीजिएगा, एग्जाम देने के बाद आप चेकआउट कर लीजिएगा कितने क्वेश्चन कहां से मिले। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 था। यहां पर क्वेश्चन कहा जा रहा था कि जापानीज एंसेफेलाइटिस का पहला केस कब मिला था। तो जापानीज एंसेफेलाइटिस का पहला केस मिला था आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1955 में, 1955 के अंदर जापानीज एंसेफेलाइटिस का पहला केस मिला था। एविडेंस कब मिला सर? एविडेंस मिला था 1952 के अंदर। तो 1952 में एविडेंस मिला, 1952 के अंदर एविडेंस मिला, उसके 3 साल बाद इसका फर्स्ट केस आइडेंटिफाई कर दिया गया, रिपोर्ट कर दिया गया कि हां जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस है। तो उसके साथ ही ये कोजेटिव एजेंट भी है और ये कोज भी कर सकता है जापानीज एंसेफेलाइटिस। क्या कोज कर सकता है? जापानीज एंसेफेलाइटिस कोज कर सकता है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पुटअप हो सकता है, भूलना नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ में आ रहे तो लाइक शेयर करते रहेगा ताकि सभी तक पहुंच जाए, क्योंकि मेरा टारगेट है सभी तक ये पहुंचाना। और उसके रिगार्डिंग आगे इसी सेशन के अंदर, इसी वीडियो के अंदर लास्ट तक आप बने रहिएगा। क्लास के अंदर आपको एक अनाउंसमेंट में और करने वाला हूं इसी सेशन के अंदर। आपको टेस्ट सीरीज तो पता ही है, टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, अभी टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी, अभी डेली कंटिन्यू टेस्ट वहां पर आपको देखने को मिलता है। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि जो अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं वो इसी के रिगार्डेड है, अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं जो इसी के रिगार्डेड कैसे कि 2 कोर्स अभी तक हमने प्ले स्टोर से जो ऐप डाउनलोड किया है आपने मिशन एजुकेशन, वहां पर से 2 कोर्स अवेलेबल करवा के पहला कोर्स हमने अवेलेबल करवाया था बीपीसीसीएचएन के रिगार्डेड। क्या बीपीसीसीएचएन के रिगार्डेड पहला फुल कोर्स में हमने अवेलेबल करवा रखा था, जो स्टार्टिंग में हमने 299 का करवाया था। फिर अभी वो जो कोर्स चल रहा है 799 का है। और टेस्ट सीरीज हमारी जो चल रही थी, टेस्ट सीरीज जो कि 25 जनवरी से आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी, और वो हमने 499 में रखी हुई है, 499 में रखी हुई है। लेकिन अभी जो मैं अनाउंसमेंट करूंगा इन दोनों से रिगार्डेड है। जिन्होंने ये दोनों ज्वाइन कर रखी है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल करवाऊंगा। जो कैंडिडेट ये दोनों ज्वाइन किए हुए हैं, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं, जो बीपीसीसीएचएन का फुल कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, उनके लिए जो अनाउंसमेंट होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, यानी बिल्कुल उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन जिनके पास इन दोनों में से एक भी नहीं है उनके लिए कुछ प्राइज सेट में करूंगा, वो कि सेशन के लास्ट तक बने रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूरा देखेगा। चलेगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन ज्यादा है। चलेगा, क्वेश्चन है 33 नंबर। क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। देखिए क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये पूछा है कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है
वो किसके थ्रू होता है, किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जनरली किस बैक्टीरिया के थ्रू रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होता है। चलेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन आपके पास है साल्मोनेला, सेकंड ऑप्शन है विब्रियो, थर्ड ऑप्शन है ई कोलाई, फोर्थ ऑप्शन है क्लेब्सेला। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से कीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, जल्दी से बता दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन जनरली किसके थ्रू कोज होता है, साल्मोनेला, विब्रियो, ई कोलाई या फिर क्लेब्सेला। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, यहां पर अगर इस क्वेश्चन का अपन बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर अपन लगाते हैं तो यहां पर जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लेब्सेला के थ्रू क्या होगा, यहां पर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होगा, क्योंकि जनरली आप सबको पता होगा, जनरली आप सबको पता होगा कि साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जो होता है टाइफाइड कोज करता है, क्या कोज करता है, टाइफाइड कोज करता है। विब्रियो कोलेरी जनरली डायरिया यानी कोलेरा कोज करता है, जनरली कोलेरा कोज करता है। और ई कोलाई भी डायरेक्टली जीआईटी सिस्टम से रिलेटेड है, अल्सर कोज करवाता है, जीआईटी सिस्टम से रिलेटेड है। तो बेसिकली ये जो तीन ऊपर के वाले जो ऑप्शन है बेसिकली ये जीआई सिस्टम से रिगार्डेड है। किस सिस्टम से रिगार्डेड है, जीआई सिस्टम से रिगार्डेड है, और बेसिकली ये जीआई सिस्टम से रिगार्डेड प्रॉब्लम कोज करते हैं। लेकिन क्लेब्सेला जो है जनरली रेस्पिरेटरी इंफेक्शन करवाता है, क्या करवाता है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन करवाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के रिगार्डेड क्लेब्सेला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगर यहीं पर मैं आपको बताऊं, यहीं पर अगर मैं आपको बताऊं क्लेब्सेला के अलावा और कौन यहां पर एक तरीके से रेस्पिरेटरी इंफेक्शन करवा सकता है, तो बैक्टीरिया की अगर अपन बात करें तो बैक्टीरिया की बात करने के साथ अगर अपन कहें बैक्टीरिया कौन कौन करवाता है, तो एक बैक्टीरिया होता है जिसको आप जानते होंगे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा आप कह सकते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होता है ये भी रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कोज करवाता है। उसके अलावा आपका क्लेब्सेला हो गया, क्लेब्सेला भी आपका रेस्पिरेटरी इंफेक्शन करवाता है। उसके अलावा आप स्टेफाइलोकोकल, क्या स्टेफाइलोकोकल, जनरली ये ऑप्शन में आपको मिलेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हो सकता है यहाँ क्लेब्सेला की जगह दूसरा कोई ऑप्शन आपको पूछा जाए। तो यहां पर एच इन्फ्लुएंजा आपको दिया जा सकता है, स्टेफाइलोकोकस आपको दिया जा सकता है। उसके अलावा एक ऑप्शन और दिया जा सकता है जिसको आप जनरली लीजियोनेला कहते हैं, क्या कहते हैं, लीजियोनेला कहते हैं, क्या कहते हैं, लीजियोनेला, लीजियोनेला आप कहते हैं। याद रखिएगा, नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये भी आपका क्या करवाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवाता है। याद रहे, भूलना नहीं है। अगर यहीं पर अपन कहें कि वायरस कौन करवाता है, कौन सा वायरस आपका रेस्पिरेटरी इंफेक्शन करवाता है जनरली, तो याद रखिएगा वायरस की अगर अपन बात करें तो एडेनो वायरस, कौन सा वायरस, एडेनो वायरस। जनरली अगर मैं बात कहूं वायरसेस की को रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कौन करवाता है, तो बैक्टीरिया की बात की अपन ने, क्लेब्सेला वायरस, सॉरी क्लेब्सेला बैक्टीरिया, एच इन्फ्लुएंजा है, स्टेफाइलोकोकस है। ये आपको याद रखना है बेसिकली एग्जांपल में, और क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन मिलेंगे वो ऐसी तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर वायरस की बात करें तो जनरली आपका जो एडेनो वायरस होता है वो कोज करवा सकता है आपका रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। उसके अलावा आपका जो एंटेरो वायरस है, एंटेरो वायरस है, ये भी जनरली क्या करवा सकता है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कोज करवा सकता है। उसके अलावा जनरली आपने राइनो वायरस का नाम सुना होगा, राइनो वायरस जनरली रनिंग नोज करवाता है, बिल्कुल ये भी आपका रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कोज करवा सकता है। तो जनरली ये वायरस है, बेसिकली इनका एग्जांपल आपको मिल सकता है, इसलिए आपको मैंने बताना जरूरी समझा, इसलिए आपको नोट कर लेना है, आपको याद रख लेना है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियसली जो बीपीसीसीएचएन के एग्जाम हो रखे हैं उनमें रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो स्टार बना लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है, 100% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन यहां पर ये है, विच लोशन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज। स्केबीज जानते हो क्या होता है स्केबीज, बिल्कुल आप सब जानते होंगे, आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो याद रखिएगा, याद रखिएगा स्किन इन्फेक्शन,
इन्फेक्शन है। क्या है? स्किन इन्फेक्शन है। और स्किन इन्फेक्शन जनरली कोज होता है यहां पर माइट के थ्रू। किसके थ्रू? माइट के थ्रू। और माइट के थ्रू की अगर अपन बात करें किस माइट के थ्रू, तो ये माइट के थ्रू होता है सार्कोप्टीज। क्या? सार्कोप्टीज वायरस, सॉरी सार्कोप्टीज माइट के थ्रू ये होता है। सार्कोप्टीज इसके भी सार्कोप्टीज इसके भी के थ्रू क्या होता है? ये कोज होता है। याद रखिएगा, स्किन इन्फेक्शन है माइट के थ्रू ये होता है, और सार्कोप्टीज इसके भी के थ्रू क्या होता है? ये कोज होता है। इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है? इसी के थ्रू होता है। यहां पर जनरली इचिंग देखने को मिलती है, पिंपल्स देखने को मिलते हैं, रेसेस देखने को मिलते हैं, सब जानते होंगे आप इसके बीच के बारे में। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर स्किन इन्फेक्शन हुआ है, किसका? इसके बीच का स्किन इन्फेक्शन हुआ है, तो वहां पर जो लोशन आप काम में लेते हैं वो कौन सा लोशन काम में लेते हैं? जरूर यहां पर आप सबको पता होगा कि यहां पर जो लोशन काम में लेते हैं वो बेंजोएट काम में लेते हैं। कौन सा? बेंजोएट काम में लेते हैं। लेकिन कितना परसेंट काम में लेते हैं? कितना परसेंट काम में लेते हैं? बेंजोएट काम में लेते हैं, आप सबको पता होगा। नहीं पता तो याद रखिएगा, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि कितना परसेंट काम में लेगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर है बेंजोएट 15%, सेकंड ऑप्शन है बेंजोएट 20%, थर्ड ऑप्शन है बेंजोएट 25%, और फोर्थ ऑप्शन है बेंजोएट 30%। चलेगा, आंसर आपको देना है। क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया? इसके बीज के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा लोशन काम में लेते हैं? स्पेशली सभी ऑप्शन में यहां पर आपको बेंजोएट ही ऑप्शन में है, लेकिन परसेंटेज कितना परसेंटेज आप काम में लेते हैं वो आपको बताना है। इसके बीज के रिगार्डिंग मैंने बता दिया, स्किन इन्फेक्शन है, और सार्कोप्टीज इसके बीच के थ्रू ये क्या होता है? माइट है जिसके थ्रू ये होता है। इसके लिए अगर अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर की अगर अपन बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर जो इसके बीच के ट्रीटमेंट के लिए अगर अपन लोशन काम में लेते हैं तो ये बेंजोएट 25% लेते हैं। कितना लेते हैं? बेंजोएट 25% क्या करते हैं? लेते हैं। याद रखिएगा, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बीपीसीसीएचएन के एग्जाम में रिपीट हो चुका है 2 बार। एज इट इज 2 बार रिपीट हो चुका है। प्रीवियसली एग्जाम पेपर आप उठाकर देखेंगे तो 2 बार ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है एज इट इज। थोड़े से एक क्वेश्चन तो एज इट इज था, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस था, बट क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछा गया था, तो यहां से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा, पेडिकुलोसिस कोर्पोराई कोज पेडिकुलोसिस ऑफ। देखिए क्वेश्चन यहां पर ये है, पेडिकुलोसिस कोर्पोराई कोज द पेडिकुलोसिस। पेडिकुलोसिस आप जनरली जानते होंगे। पेडिकुलोसिस क्या है? एक डिजीज है, और ये एक इन्फेस्टेशन डिजीज है। कौन सी डिजीज है? इन्फेस्टेशन इसके अंदर होता है। किसका इन्फेस्टेशन होता है? तो जनरली आपको बता दूं मैं, इन्फेस्टेशन ऑफ लाइस। इन्फेस्टेशन है ऑफ लाइस। लाइस इन्फेक्शन हो जाती है। जनरली आप जानते होंगे लाइस मतलब एक तरह की जुएं वगैरह होती है ना, वही छोटे मोटे कीड़े होते हैं। तो लाइस इन्फेस्टेशन यहां पर होता है। तो लाइस इन्फेस्टेशन के अंदर अगर पेडिकुलोसिस की अपन बात करते हो, बेसिकली यहां पर पॉजिटिव फैक्टर दिया हुआ है कि जो पेडिकुलोसिस कॉर्पोराई है, पेडिकुलोसिस कॉर्पोराई है, जनरली क्या कोज करता है? यानी कहां पर पेडिकुलोसिस कोज करता है? हेड में करता है, या फिर बॉडी में करता है, या फिर प्यूबिक में करता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, सब में करता है। चलिएगा, क्वेश्चन सिंपल सा समझ में आ गया होगा। एक तरीके से लाइस के थ्रू होने वाली डिजीज कंडीशन है, लाइस के थ्रू होने वाला इंफेक्शन है पेडिकुलोसिस, और यहां पर लाइस का नाम भी लिखा हुआ है पेडिकुलोसिस कॉर्पोराइस। पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस या पेडिकुलोसिस कॉर्पोराइस है, ये किस टाइप का या कहां पर जाकर पेडिकुलोसिस करवाता है? चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? पेडिकुलोसिस कॉर्पोराइस या पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस आप कह सकते हैं। चलेगा, यहां पर जो बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका, बिल्कुल जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहां पर कोज करता है? ये बॉडी में। पेडिकुलोसिस कहां पर कोज करता है? बॉडी के अंदर ये कोज करता है। अब मैं आपको बता दूं, पेडिकुलोसिस जनरली लाइस से होने वाला है, लाइस से होने वाला इन्फेस्टेशन है। क्या है? इन्फेस्टेशन है, इन्फेस्टेशन है, याद रखिएगा, लाइस से होने वाला इन्फेस्टेशन है, यानी इन्फेस्टेशन ऑफ लाइस दैट नोन एज पेडिकुलोसिस। और बेसिकली अगर अपन बात करें तो 3 टाइप से ये
पेडिकुलोसिस कोज होता है। कितने टाइप से? 3 टाइप से, यानी 3 अलग अलग कोजेटिव फैक्टर यहां पर हैं। 3 अलग अलग कोजेटिव फैक्टर यहां पर हैं। पहला कोजेटिव फैक्टर है यहां पर, याद रखेगा, पेडिकुलोसिस कैपिटिस, पेडिकुलोसिस कैपिटिस। दूसरा पॉजिटिव फैक्टर है यहां पर पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस, पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस दूसरा पॉजिटिव फैक्टर है। तीसरा पॉजिटिव फैक्टर यहां पर है, तीसरा पॉजिटिव फैक्टर यहां पर आपका होता है पेडिकुलोसिस प्यूबिस, पेडिकुलोसिस प्यूबिस। तो 3 यहां पर पेडिकुलोसिस होता है। देखिएगा, समझ में आना चाहिए आपको। एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है यहां से किसी के भी बारे में, तो यहां से आपको याद होना चाहिए। तो पेडिकुलोसिस जनरली लाइस के इन्फेस्टेशन के कारण से होता है। और यहां पर 3 टाइप की अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। पेडिकुलोसिस 3 टाइप की कैटेगरी वाइज अपन डिवाइड करते हैं। पहला पेडिकुलोसिस यहां पर होता है, पहला पेडिकुलोसिस यहां पर होता है पेडिकुलोसिस कैपिटिस, पेडिकुलोसिस कैपिटिस। और पेडिकुलोसिस कैपिटिस जनरली जो इन्फेस्टेशन करता है वो कहां पर करता है? हेड में करता है। नोट कर लीजिएगा, जो भी कैंडिडेट अभी जुड़े हुए हैं नोटबुक साथ में रखिएगा ताकि नोट करते जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा, तो पेडिकुलोसिस कैपिटिस जो कि जनरली इन्फेस्टेशन करवाता है। कैपिटी, देखो कैपिटिस, कैपिटिस केप, याद रखिएगा, कैपिटिस बोले तो केप, केप याद रखना है। याद रखने के लिए बात कर रहा हूं मैं। कैपिटिस के अंदर क्या आ रहा है? सर केप आ रहा है। केप कहां लगाते हैं? सर हेड में लगाते हैं। केप कहां लगाते हैं? सर खोपड़ी में लगाते हैं। बिल्कुल हेड है। तो पेडिकुलोसिस कैपिटिस की अगर बात करें तो केप, केप बोले तो हेड, तो हेड के अंदर इन्फेस्टेशन करवाता है। याद रखिएगा, पेडिकुलोसिस कैपिटिस की अगर बात करें तो केप मतलब हेड होता है, तो हेड के अंदर क्या करवाता है? ये इन्फेस्टेशन करवाता है। चलेगा, अगर अपन बात करें यहां पर थर्ड वाले ऑप्शन की, पेडिकुलोसिस प्यूबिस, पेडिकुलोसिस प्यूबिस, तो प्यूबिस कहां की बात होती है? सर प्यूबिक की बात होती है। सर प्यूबिस के अंदर करवाता है। तो पेडिकुलोसिस प्यूबिस की बात की जाएगी तो कहां पर कोज होगा, कहां पर इन्फेस्टेशन होगा? तो प्यूबिस के अंदर होगा, यानी प्यूबिक के अंदर होगा। बचा रिमेनिंग बचा हुआ है जिसको पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस कहते हैं। पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस, कॉर्पोरिस मतलब बॉडी के अंदर, इतना याद रखिएगा। 3 यहां पर है आपके पास, और तीनों के अंदर मैंने 2 के अंदर आपको बता दिया। कैपिटिस मतलब केप आ रहा है यानी हेड में, और प्यूबिस मतलब प्यूबिक में। रिमेनिंग क्या होगा? सर बॉडी में होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा। तो यहां से तीनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आप क्वेश्चन सोल्व करने आना चाहिए। ठीक है, तो पेडिकुलोसिस किस टाइप का इन्फेक्शन है? लाइज इन्फेस्टेशन होता है, जिसके अंदर अपन 3 टाइप में इसको डिवाइडेड कर देते हैं। पहला टाइप यहां पर हो जाता है आपका पेडिकुलोसिस कैपिटिस, केप आ रहा है इसलिए हेड के अंदर ये करवाता है। पेडिकुलोसिस प्यूबिस थर्ड है, जो कि प्यूबिस है, प्यूबिस जो कि प्यूबिक से रिगार्डेड है, और कॉर्पोरिस है जो कि बॉडी का करवाता है। तो 3 टाइप का यहां पर इन्फेस्टेशन होता है, जो कि आपको याद होना चाहिए। चलेगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 36 नंबर, इसके बीज आर द ट्रांसमिटेड बाय द, देखिए क्वेश्चन यहां पर ये है, इसके बीज जो है ट्रांसमिट कैसे होता है? कोजेस तो आपको पता चल गया, पेडिकुलोसिस अलग अलग टाइप की पेडिकुलोसिस बताया अपन ने, पेडिकुलोसिस कैपिटिस, पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस, पेडिकुलोसिस प्यूबिस, अलग अलग टाइप के कोजेटिव फैक्टर बताए। यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है कि जो इसके बीज होता है वो ट्रांसमिट कैसे होता है? क्या वो ड्रॉपलेट होता है? क्या वो ड्रॉपलेट होता है? क्या वो एयरबोर्न होता है? क्या वो इनडायरेक्ट होता है? क्या वो डायरेक्ट होता है? चलेगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलेगा, चलेगा। अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट कांटेक्ट और स्किन टू स्किन कांटेक्ट जनरली अपन कह सकते हैं। स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने से क्या होता है? स्किन से रिगार्डेड अगर प्रॉब्लम है तो जनरली कैसे होगा यार? स्किन से रिगार्डेड प्रॉब्लम है, स्किन इन्फेक्शन है, तो जनरली डायरेक्ट कांटेक्ट से ही होगा, यानी स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने से ही क्या होता है? इसके बीच क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, काफी इंपोर्टेंट है। यहां पर ड्रॉपलेट नहीं होगा क्योंकि स्किन से रिगार्डेड प्रॉब्लम है, एयर से होगा ही नहीं, इनडायरेक्ट होगा ही नहीं। किससे होगा? डायरेक्ट कांटेक्ट से होगा। डायरेक्ट कांटेक्ट में भी क्या? स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना। स्किन दूसरे हेल्दी स्किन को टच करेगी तो वो क्या होगा? इसके बीच क्या होता है? इसके बीच क्या होता है?
उसके अंदर चला जाएगा। क्या होता है? उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसके बीच की बात अपन ने की गई है। और पेडिकुलोसिस आपको समझ में आएगा, पेडिकुलोसिस आपको समझ में आएगा। अलग अलग तरीके की पेडिकुलोसिस होती हैं, 3 टाइप की अलग अलग कैटेगरीज हमने बताए। और यहां पर जो स्केबीज है, ये कौन सी डिजीज है, किसका इंफेक्शन है? ये स्किन का इंफेक्शन है। और ये किसके थ्रू होता है? सार्कोप्टिज स्केबी के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? सार्कोप्टिज स्केबी के थ्रू ये होता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, इसलिए स्टार बना लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिएगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ डीडीटी, डीडीटी का जो यूज किया जाता है उसका कितना परसेंट यूज किया जाता है? वॉज हैड टू ट्रीट द पेडिकुलोसिस। पेडिकुलोसिस जानते हो, भी थोड़ी देर पहले हमने बताया। पेडिकुलोसिस इन्फेस्टेशन ऑफ लाइस, लाइस के इन्फेस्टेशन के कारण से होने वाला इन्फेक्शन है। लाइस के इन्फेस्टेशन के कारण से होने वाला कंडीशन है, जिसके अंदर अगर हेड में होता है तो हेड को वॉश कर किया जाता है, प्यूबिस में होता है तो प्यूबिस को वॉश किया जाता है, पूरी बॉडी में होता है तो पूरी बॉडी को वॉश किया जाता है। किससे? डीडीटी से वॉश किया जाता है। अब डीडीटी से वॉश किया जाता है, जनरली इंसेक्टिसाइडल इसको कहते हैं। तो डीडीटी जो होता है कितना परसेंट यहां पर काम में लिया जाता है, वो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। परसेंटेज है, फर्स्ट वन ऑप्शन है 1%, सेकेंड ऑप्शन है 2%, 3 ऑप्शन है 3% और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर 0.5% डीडीटी। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है कि जो पेडिकुलोसिस होता है, जनरली पेडिकुलोसिस जो लाइस का इन्फेस्टेशन होता है, अगर मान के चलिएगा यहां पर हेड के अंदर, यहां पर हेड के अंदर क्या हुआ है? लाइस का इन्फेस्टेशन हुआ है। किसका? लाइस का इन्फेस्टेशन हुआ है। अब हेड के अंदर लाइस का इन्फेस्टेशन कौन करता है सर? पेडिकुलोसिस, पेडिकुलोसिस कैपिटीज करता है सर। अभी बताया, कैपिटीज मतलब कैप यानी हेड में करवाता है। तो इसका इन्फेस्टेशन हुआ है और अब आपको डीडीटी से आपको हेड वॉश करवाना है। डीडीटी से क्या करवाना है? हेड को वॉश करवाना है, ताकि जो पेडिकुलोसिस लाइस का इन्फेस्टेशन हुआ है वो खत्म हो जाए, उससे ट्रीटमेंट किया जा सके। तो कितना परसेंट डीडीटी काम में लेंगे वो आपसे पूछा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1% डीडीटी काम में लेते हैं, याद रहे, भूलना नहीं चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, प्रीवियसली एग्जाम में ये पूछा हुआ है। और जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं 100% आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको याद है तो इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपको जो भी बताया जा रहा है बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके मॉड्यूल से निकाले हुए क्वेश्चंस हैं, आपके मॉड्यूल से बताए जा रहे हैं। बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा और बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, बाहर से आएगा भी नहीं है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि हम कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेनिंग के एंड टर्म पेपर की बात कर रहे हैं। और ट्रेनिंग आपने की है तो ट्रेनिंग में जो है वही तो आएगा यार, बाहर से कहां से आएगा? चलिए, नहीं आएगा। चलेगा, 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा, सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए। चलेगा, यहां पर क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया। जनरली इस क्वेश्चन को मैं पता नहीं कितनी बार आपको बता चुका हूं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, आपके एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिया इज कोज्ड बाय विच वायरस? हाइड्रोफोबिया जनरली किस वायरस के कारण से होता है? चलिए, आंसर आपको बताना है। जनरली हाइड्रोफोबिया जानते हो, हाइड्रोफोबिया भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलेगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा पहले कि हाइड्रोफोबिया जनरली होता है किस वायरस के कारण से होता है। ऑप्शन है पहला, एडेनो वायरस के कारण से होता है। सेकंड नंबर ऑप्शन है रोटा वायरस के कारण से होता है। थर्ड नंबर ऑप्शन है लेजा वायरस के कारण से होता है। फोर्थ नंबर ऑप्शन है राइनो वायरस के कारण से होता है। चलेगा, आंसर आपको देना है। क्या इसका करेक्ट आंसर है? हाइड्रोफोबिया किससे रिगार्डेड है और हाइड्रोफोबिया को कोज कौन करता है? चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा ताकि अपन आगे बढ़ेंगे। चलेगा, अगर अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेजा वायरस क्या है? लेजा वायरस, लेजा वायरस क्या कोज करता है? सर रेबीज की बात करेंगे, सर रेबीज की बात करेंगे तो लेजा वायरस किससे रिगार्डेड है? रेबीज से। और रेबीज का एक स्पेशल क्लिनिकल फीचर होता है, स्पेशल क्लिनिकल फीचर होता है। क्या होता है सर? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया सर क्या होता है? सर हाइड्रोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ
फियर ऑफ क्या होता है? फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगना। पानी से डर क्यों लगेगा सर? उसके गले के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, स्टिफनेस ऑफ थ्रोट, थ्रोट के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, जिसके कारण से अगर पेशेंट पानी पीता है, पानी ड्रिंक करता है, तो उसके गले में स्टिफनेस के कारण से उसको काफी सीवियर पेन देखने को मिलता है। इसी कारण उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगने लगता है। अरे पानी से डर क्यों लगेगा? जब वो पानी पिएगा तो दर्द इतना होगा, उसको पेन इतना होगा कि वो पानी ही नहीं पिएगा, इसलिए उसको डर लगेगा। तो जनरली किससे रिगार्डेड है? लेजा वायरस से रिगार्डेड है। लेजा वायरस क्या कोज करवाता है सर? रेबीज कोज करवाता है। और रेबीज किससे रिगार्डेड है सर? आपके डॉग बाइट से रिगार्डेड है। और डॉग बाइट में क्लिनिकल फीचर होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? फीवर ऑफ वाटर। फीवर ऑफ वाटर क्यों होता है? क्योंकि उसकी नेक के अंदर जो थ्रोट है, उसके अंदर जो मसल्स हैं, उनके अंदर स्टिफनेस आ जाता है, जिसके कारण से पेशेंट को काफी सीवियर पेन होता है जब वो ड्रिंक करता है, जब वो पानी पीता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? लेजा वायरस बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो सेशन को लाइक शेयर करते रहिए ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे और सभी तक क्वेश्चन पहुंच सके, ताकि सभी सेशन का बेनिफिट ले सके। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्वेश्चन। और 39 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है, whooping cough is another name of which disease? whooping cough है जो जनरली किस डिजीज का अदर नेम होता है? whooping cough। चलेगा जल्दी से आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। चलेगा पहला ऑप्शन यहाँ पर डिप्थीरिया, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर पर्टुसिस, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर पोलियो, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर डेंगू। चलेगा जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। whooping cough जनरली किसका अदर नेम होता है? जल्दी फटाफट से कीजिएगा। चलेगा इस क्वेश्चन का जो जनरली बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है पर्टुसिस। जो whooping cough है वो पर्टुसिस का अदर नेम है। सर whooping cough और पर्टुसिस क्या? सर whooping cough और पर्टुसिस जो होता है एक कम्युनिकेबल डिजीज है और जनरली ये किसके थ्रू कोज होता है? तो ये आपको याद रखना है बोर्डेटेला। क्या? बोर्डेटेला किसके थ्रू होता है? बोर्डेटेला। बोर्डेटेला पर्टुसिस के थ्रू क्या होता है? ये कोज होता है। याद रखिएगा बोर्डेटेला पर्टुसिस के द्वारा क्या होता है? कोज होता है। कौन? ये आपका whooping cough यानी पर्टुसिस। whooping cough यानी पर्टुसिस, इसके अंदर इंटेंस कफ देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? इंटेंस कफ देखने को मिलती है। इंटेंस कफ से मतलब क्या सर? कफिंग तो बहुत ज्यादा होती है, कफिंग तो बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है, हैंसन डिजीज, हैंसन डिजीज इज ऑल्सो नोन एज, हैंसन डिजीज जनरली किसको कहते हैं? किसका अदर नेम होता है हैंसन्स डिजीज? एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में प्रीवियसली पूछा हुआ है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलेगा पहला क्वेश्चन है जीका इन्फेक्शन, सेकंड ऑप्शन है लेप्रोसी, थर्ड ऑप्शन है चिकनगुनिया, फोर्थ ऑप्शन है डिप्थीरिया। चलेगा जल्दी से आपको आंसर बताना है कि हैंसन्स डिजीज है वो जनरली किसका अदर नेम है। फटाफट से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, फटाफट से जल्दी कीजिएगा। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? हैंसन डिजीज जनरली किसका अदर नेम है? फटाफट से आंसर कीजिएगा। क्या इसका करेक्ट आंसर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलेगा इस क्वेश्चन की अगर बिल्कुल अपन बात करें, इस क्वेश्चन की अगर बिल्कुल अपन बात करें तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड लेप्रोसी। जो लेप्रोसी होता है उसका अदर नेम होता है आपका क्या होता है? हैंसन्स डिजीज। हैंसन डिजीज लेप्रोसी का अदर नेम होता है, याद रहे, आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है, लेप्रोसी का अदर नेम होता है हैंसन्स डिजीज। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये कहता है बीसीजी वैक्सीन, क्वेश्चन क्या कहता है? बीसीजी वैक्सीन के रिगार्डेड क्वेश्चन है कि बीसीजी वैक्सीन है
इज गिवन, बीसीजी वैक्सीन कब दिया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट सभी को याद होगा। बीसीजी वैक्सीन कब दिया जाता है? फटाफट से आंसर दीजिएगा। फर्स्ट वन ऑप्शन है 8 बर्थ, सेकंड वन ऑप्शन है 6 वीक, थर्ड वन ऑप्शन है 10 वीक और फोर्थ वन ऑप्शन है डी वन ऑप्शन है यहाँ पर 14 वीक। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है कि बीसीजी वैक्सीन को कब लगाया जाता है। फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सबको याद होगा। चलेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बीसीजी वैक्सीन को एट बर्थ लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? एट बर्थ लगाया जाता है। और मैं आपसे कह रहा हूं बिल्कुल आपके मॉड्यूल्स का निचोड़ निकाल कर तोड़ मरोड़ कर क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं, तो सेशन को लाइक शेयर करना नहीं भूलेगा। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आप चाहते हैं तो कंटिन्यू सेशन का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको डेली जैसे ही आपको सेशन डाला जाएगा, जैसे ही डेली सेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप इजिली सेशन को ज्वाइन कर पाएंगे। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? एट बर्थ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, देखिएगा काफी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बीसीजी वैक्सीन डाइल्यूट इन, बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट किस में किया जाता है? जनरली जो बीसीजी वैक्सीन है पाउडर फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? पाउडर इन फॉर्म में आता है। तो पाउडर इन फॉर्म में क्या पाउडर को लगाएंगे? नहीं लगाएंगे सर, उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो डाइल्यूट करने के लिए क्या काम में लेंगे? कौन सा सॉल्यूशन आप काम में लेंगे डाइल्यूट करने के लिए? क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है और रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नॉर्मल सलाइन आप काम में लेंगे, सेकंड वन ऑप्शन है यहाँ पर डिस्टिल वाटर काम में लेंगे, थर्ड वन ऑप्शन है यहाँ पर प्लेन वाटर काम में लेंगे और फोर्थ वन ऑप्शन है यहाँ पर वार्म वाटर काम में लेंगे। चलेगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है? आप राइट आंसर आपको देना है। चलेगा, जल्दी कीजिएगा। बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए आप क्या काम में लेंगे? क्योंकि बीसीजी जो वैक्सीन है वो पाउडर इन फॉर्म में आता है, उसको डाइल्यूट करना पड़ता है। डाइल्यूट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन आप काम में लेंगे? या नॉर्मल सोलाइन लेंगे, या फिर आप डिस्टिल वाटर लेंगे, या फिर आप प्लेन वाटर लेंगे, या फिर आप वार्म वाटर लेंगे, गर्म पानी लेंगे? कौन सा पानी आप लेंगे? चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए नॉर्मल सलाइन काम में ले सकते हैं या फिर सोडियम क्लोराइड काम में ले सकते हैं। नॉर्मल सलाइन या फिर सोडियम क्लोराइड काम में ले सकते हैं। आप डिस्टिल वाटर नहीं लेंगे, प्लेन वाटर नहीं लेंगे, वार्म वाटर नहीं लेंगे। लेकिन आपको याद रखना है, अगर ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड दिया है तो सोडियम क्लोराइड भी आप ले सकते हैं। अगर ऑप्शन में नॉर्मल सलाइन दिया है तो नॉर्मल सलाइन भी आप काम में ले सकते हैं। याद रहे, कौन सा डाइल्यूट आप करेंगे? नॉर्मल सलाइन से करेंगे। सर ऑप्शन में नॉर्मल सलाइन नहीं होगा तो फिर आंसर क्या होगा? सर सोडियम क्लोराइड होगा। याद रखेगा, दोनों ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी नॉर्मल सलाइन की, सेकंड प्रायोरिटी सोडियम क्लोराइड की, याद रखेगा। बाकी दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं मिलते हैं, दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिले, दोनों में कोई भी इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी आपको आंसर मिलता है, मोस्ट ऑफ दी ऑप्शन देखने को मिलता है, वो यही मिलता है, नॉर्मल सलाइन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? नॉर्मल सलाइन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी सा है, काफी इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सिंपल सा, ये कह रहा है कि जो बीसीजी वैक्सीन है, जस्ट अ मिनट, बीसीजी वैक्सीन है उसको कितने टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जाता है? क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन एंड डाइल्यूएंट इज स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर? बीसीजी वैक्सीन को और जो डाइल्यूशन आप करते हैं, डाइल्यूएंट उसमें मिलाते हैं यानी कि सोडियम क्लोराइड या फिर जो नॉर्मल सलाइन है एनएस है, उसको आप कितने टेम्परेचर पर क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। चलेगा, टेम्परेचर आपको बताना, फटाफट से आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन है -2 डिग्री सेंटीग्रेड से -8 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड ऑप्शन है यहां पर +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड नंबर ऑप्शन है -1 डिग्री सेंटीग्रेड से -5 डिग्री सेंटीग्रेड। फोर्थ ऑप्शन है यहां पर -1 डिग्री सेंटीग्रेड से -5 डिग्री सेंटीग्रेड। चलेगा, जल्दी से आपको बताना, इनको प्लस कर लीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में आप माइनस की जगह प्लस कर लीजिएगा, बाकी सेम है। चलेगा, आंसर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहता है कि बीसीजी वैक्सीन और डाइल्यूएंट जो होता है यानी सोडियम क्लोराइड या फिर नॉर्मल सलाइन होती है, उसको आप कितने टेम्परेचर पर स्टोर करके रखते हैं? आंसर आपको देना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? कितने टेम्परेचर पर आप इसको स्टोर करके रखते हैं? बीसीजी वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर आप स्टोर करके रखते हैं? चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। बीसीजी वैक्सीन को +2 से लेकर +8 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं।
+2 से लेकर +8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाता है। किसको रखा जाता है? किसको रखा जाता है? बीसीजी वैक्सीन को। सर याद रखना है, सर आपको याद रखना है कहां पर जनरली इसको ILR के अंदर रखा जाता है, आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर के अंदर इसको रखा जाता है। बाकी ये आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन आप याद रख लीजिएगा। बाकी इसको जनरली आप समझ में आ गया होगा कितना टेम्परेचर होना चाहिए, +2 से लेकर +8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए बीसीजी वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, यहीं से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। यहीं से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा सारे क्वेश्चन मोल्डेड करके निकाल दिए हैं आपकी बुक के अंदर, आपके ब्लॉक के अंदर, आपकी मॉडल के अंदर जो भी क्वेश्चन थे बिल्कुल मोल्ड कर दिए, बिल्कुल घुमा दिए, बिल्कुल निचोड़ दिए, लेकिन आपको याद होने चाहिए सारे क्वेश्चंस। चलेगा, तभी आपकी नैया पार है। चलेगा, और हमारे साथ जुड़े हैं, जीवन एजुकेशन के साथ जुड़े हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन एट 2 मंथ ऑफ बेबी। 2 महीने का बेबी है। कितने महीने का बेबी है? 2 महीने का बेबी है। तो आप कितने डोज लगाएंगे? चलेगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगर 2 महीने का बेबी है तो बेबी को कितनी वैक्सीन आप लगाएंगे? क्या उसको 0.05 ml लगाएंगे? सेकंड नंबर ऑप्शन है 0.01 ml लगाएंगे। थर्ड वन ऑप्शन है यहां पर 0.1 ml लगाएंगे। फोर्थ ऑप्शन है यहां पर 1.0 लगाएंगे। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका, क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। क्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। 0.1 ml लगाते हैं बीसीजी वैक्सीन। अगर 2 महीने का बेबी है, 2 महीने का बेबी है, 2 मंथ का बेबी है, तो उसको 0.1 ml लगाएंगे। अब कैसे कैसे लगाएंगे एक बार से मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा समझा देता हूं, ताकि आपको अगर इससे रिगार्डेड कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आप इजिली सोल्व कर पाए। चलेगा, अगर अपन बात करें, देखिएगा, अगर अपन बात करें, अभी हमने कहा है कि जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो पाउडर इन फॉर्म में आती है। कैसी फॉर्म में आती है? पाउडर फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में आती है। तो पाउडर फॉर्म में आती है तो उसको डाइल्यूट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसको डाइल्यूट करना पड़ता है। तो बीसीजी वैक्सीन जो होती है, बीसीजी वैक्सीन जो होती है उसको डाइल्यूट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डाइल्यूट करना पड़ता है। और डाइल्यूट करने के लिए आप क्या लगा सकते हैं वहां पर? सोडियम क्लोराइड काम में ले सकते हैं, या फिर जनरली NS आप काम में ले सकते हैं। क्या? NS आप काम में ले सकते हैं। जनरली क्या काम में ले सकते हैं? सोडियम क्लोराइड और NS आप वहां पर काम में ले सकते हैं। अब सोडियम क्लोराइड और NS को आप काम में लेंगे, सोडियम क्लोराइड NS को काम में लेकर आप जो बीसीजी वैक्सीन है उसको डाइल्यूट करेंगे। कितना डाइल्यूट करेंगे? 1 ml वैक्सीन बन जाता है। कितना? 1 ml वैक्सीन वो हो जाता है आपका। डाइल्यूट करने के बाद कितना वैक्सीन आपके पास अवेलेबल हो जाता है? 1 ml वैक्सीन आपके पास अवेलेबल हो जाता है। और इसके अंदर अपन डोज का कैलकुलेशन करें, अगर डोज का कैलकुलेशन करें तो यहां पर जो डोज इसकी होती है, इसकी जो डोज होती है यहां पर 10 डोज भी हो जाती है और 20 डोज भी हो जाती है। कैसे? देखिए, क्वेश्चन आपसे यहां से डोज से रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर बीसीजी वैक्सीन है उसको आपने डाइल्यूट किया, 1 ml में डाइल्यूट होती है, ठीक है, तो 1 ml आपके पास बीसीजी वैक्सीन कंप्लीट हो गई है। अब बताओ कि आपने उस वैक्सीन से आपने वैक्सीन लगाए, उस वैक्सीन से आपने वैक्सीन लगाए, और सभी अभी जितने भी वैक्सीन आपने लगाए वो कितने मंथ के थे बेबी? वो अंडर 4 वीक के बेबी थे। अंडर 4 वीक के बेबी थे, यानी 1 महीने से कम के बेबी थे। तो बताओ कितनी डोज आप लगाएंगे? तो बताओ कितनी डोज आप लगाएंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए कितना डोज आप लगाएंगे। बताइए फटाफट से, कितना डोज लगाएंगे? जल्दी कीजिएगा। तो 1 ml यहां पर क्या है? आपका वैक्सीन है, 1 ml वैक्सीन है। अब यहां पर 2 कंडीशन आपको याद रखनी है, अभी ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपके सामने निकल जाएगा। 1 ml वैक्सीन आपके पास कंप्लीट हो गई। अब देखिएगा, अगर 2 कंडीशन आप यहां पर फुलफिल करते हैं, लाइक अगर आप बेबी हैं, यानी कि बर्थ से लेकर बेबी है आपका 4 वीक, बर्थ से लेकर बेबी है 4 वीक तक का। कहां तक का? 4 वीक तक का। 4 वीक लगभग अपन कहें तो 1 मंथ का। कितना? 1 मंथ का बेबी है,
तो यहां पर और इस कंडीशन में जो डोज लगाई जाती है, इस कंडीशन में जो डोज लगाई जाती है बेबी को, वो लगाई जाती है 0.05 ml। कितना डोज लगाया जाता है? 0.05 ml डोज लगाया जाता है। याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अगर भूल गए ना तो फिर गलत होगा आपके लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा। उसके बाद अगर सेकंड कंडीशन अपन देखें तो यहां पर आफ्टर 4 वीक यानी 4 वीक के बाद, यानी लगभग 1 मंथ के बाद से लेकर 1 मंथ के बाद से लेकर अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर, क्योंकि लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट मानी जाती है बीसीजी वैक्सीन की 1 ईयर, 1 साल। कितनी मानी जाती है? 1 साल मानी जाती है। 1 साल के बाद बीसीजी वैक्सीन को कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा 1 मंथ के बाद 1 साल तक अगर डोज लगाते हैं अपन, 1 साल तक अगर डोज लगाते हैं तो उसके लिए जो डोज फिक्स रहती है वो रहती है 0.1 ml। कितनी होती है? 0.1 ml होती है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर बेबी कितने महीने तक की डोज लगा रहे हो। ऐसे बेबी जो कि 1 महीने से कम के हैं और उनको आप डोज लगा रहे हो कितनी? 0.05 ml। तो एक वाइल में कितनी डोज बनेगी? सर एक वाइल में 20 डोज बन जाएगी। कितनी डोज बन जाएगी? 20 डोज यहां पर बन जाएगी। एक वाइल में कितनी डोज आपकी बन जाएगी? 20 डोज आपकी बन जाएगी। याद रखेगा, जस्ट अ मिनट। एक वाइल में कितनी डोज आपकी बन जाएगी? 20 डोज आपकी बन जाती है। याद रखेगा, एक वाइल में 20 डोज आपकी बन जाती है। चलेगा, बार बार क्या हो जाता है। चलेगा, एक वाइल में कितनी डोज होगी? अगर आप बर्थ से लेकर कहां तक लगा रहे हो? 4 वीक तक लगा रहे हो, तो कितने लगा रहे हो? 0.05 ml लगा रहे हो। यानी यहां पर डोज कितनी हो जाएगी? टोटल आपकी 20 डोज हो जाएगी। लेकिन अगर आप 1 मंथ से लेकर 1 ईयर के बच्चे को लगा रहे हो, डोज कितनी लगा रहे हो? 0.1 ml डोज लगा रहे हो, तो कितनी डोज बनेगी? सर 10 डोज बनेगी। दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप यहां पर 2 महीने का बेबी था तो 1 महीने से बड़ा है ना, 1 मंथ से बड़ा है, तो डोज कितनी होगी? सर 0.1 ml होगी। यहां पर 0.05 ml किसको लगाते हैं? सर 1 महीने से कम के बच्चे को लगाते हैं। तो यहां पर क्या हो गया था आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया था। उम्मीद है यहां तक जो भी बताया आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और यहां पर से आपको याद रखनी है, अगर बीसीजी वैक्सीन का रूट आपसे पूछा जाए, बीसीजी वैक्सीन का रूट आपसे पूछा जाए, तो बीसीजी वैक्सीन का जो रूट होता है जनरली आईडी रूट होता है। कौन सा रूट होता है? आईडी रूट, यानी इंट्राडर्मल। कौन सा रूट होता है? इंट्राडर्मल रूट से लगाया जाता है। याद रखेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर साइट की आपसे पूछा जाए, साइट कौन सी लगाते हैं? सर लेफ्ट आर्म पर लगाते हैं, लेफ्ट आर्म पर लगाते हैं। और लेफ्ट आर्म पर कहां पर लगाते हैं? जस्ट above the insertion of deltoid muscle, just above the insertion of deltoid muscles पर लगाते हैं। याद रखेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बीसीजी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनना चाहिए था मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अभी थोड़ी देर वेट कीजिएगा, आप और बताया जाएगा, डोंट वरी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन का रूट क्या होता है? चलेगा, आंसर आपको देना है फटाफट से। बीसीजी वैक्सीन का रूट क्या होता है? फटाफट से बताइएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आईएम रूट होता है, एससी रूट होता है, ओरल रूट होता है, या फिर आईडी रूट होता है। जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन के साथ बने रहेगा। इसी तरीके से आपको याद होंगे, डोंट वरी, पेशेंस रखेगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, आईडी रूट, यानी इंट्राडर्मल रूट से लगाया जाता है। कहां पर लगाया जाता है सर? लेफ्ट आर्म पर लगाया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म पर लगाया जाता है। कहां पर लगाया जाता है? लेफ्ट अपर आर्म पर। याद रखिएगा, आइडेंटिफाई कीजिएगा, लेफ्ट जितने भी बीसीजी वैक्सीन होते हैं लेफ्ट आर्म पर ही लगते हैं, और जगह नहीं लगते हैं। आइडेंटिकली आपको याद होना चाहिए, भेजे में घुसा लेना चाहिए, लेफ्ट आर्म पर ही लगता है। जिसके भी बीसीजी वैक्सीन लग रहा है बिल्कुल लेफ्ट आर्म पर ही लगेगा, अपर आर्म पर लगेगा। ठीक है, याद रखें।